प्रशांत किशोर ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं? प्रशांत किशोर हमारे देश में एक ऐसी क्रांति लेके आए जिसने देश को इस कदर बदला कि पहले कभी नहीं बदला। लेकिन फिर भी हमारी मीडिया जो रात दिन प्रशांत किशोर को कवर कर रही है, वो इनकी इन सब अचीवमेंट्स को क्यों नहीं बताती? प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें हमारे होने के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं उदयन किशोर और अभी हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के उन अचीवमेंट्स के बारे में जिसने पूरे देश को बदल दिया। इतना तो हमारे मोदी जी ने भी नहीं बदला, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशांत किशोर या उनको इतनी जबरदस्त कवरेज देने वाली हमारी मीडिया इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंसान में एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए पहले ग्लैडिएटर्स बनाए गए या हमारे न्यूज चैनल डिबेट्स। कितना मजा आता है लड़ाई देखने में, हम सब वही मजा आता है WWE की फाइट या फिर न्यूज डिबेट्स देखने में, एनिमल इंस्टिंक्ट के चलते। और उसी एनिमल इंस्टिंक्ट का पार्ट होता है हमारा धर्म के नाम पे लड़ना, मजा आता है। लेकिन चलिए, एनिमल इंस्टिंक्ट है तो है, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन आप उसके लिए भी झूठ का सहारा लेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, फोटोशॉप करके चीजों को गलत तरीके से पेश करेंगे, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, तो ये इसलिए कि प्रशांत किशोर को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रशांत जी की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब उनका शॉर्ट टू फेम क्या था जिसकी कमाई वो आज तक खा रहे हैं? वो था मोदी जी का सोशल मीडिया कैंपेन देखना 2014 इलेक्शन के लिए। बाकी की सारी चीजें, उनकी सारी अचीवमेंट्स उन्हीं के कारण हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? और क्या किया प्रशांत किशोर ने उस कैंपेन में? ये पूरे देश में फेक न्यूज की क्रांति लाए, फोटोशॉप करके गलत इन्फॉर्मेशन, झूठ। हिंदू मुसलमान को इतना पुश किया सोशल मीडिया पे कि फैक्ट चेकिंग एक प्रोफेशन बन गया। बताइए, ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले झूठ नहीं बोला जाता था, बिल्कुल बोला जाता था, लेकिन चोरी छिपे। लोगों को इस बात का लिहाज होता था कि झूठ पकड़ा जाएगा। हम स्कूलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रटते हुए बड़े हुए, दंगे तब भी होते थे, लेकिन एक लिहाज था। 2014 के वक्त वो लिहाज खत्म हो गया और उस चोरी छिपे बोले जाने वाले झूठ के कारोबार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया इस भाई साहब ने। एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना दिया, इसको इस कदर बढ़ाया कि न जाने आज कितने लोग सिर्फ उस झूठ का पर्दाफाश करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आपने इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन सुना होगा या फिर सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन। ये भाई साहब मिस इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन लेके आए, जिसको फेक न्यूज रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। 2012-13 से पहले किसी ने फेक न्यूज का नाम नहीं सुना था, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज इंडिया फेक न्यूज में टॉप पे है। और कैसे किया ये सब इन्होंने? सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। लेकिन इन सबसे ज्यादा फेक न्यूज अगर इन्होंने सर्कुलेट करवाया तो वो था व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि वहाँ पब्लिक को पता नहीं चलता था क्या परोसा जा रहा है। जो मन में आया वो भेज दिया, गलत सही मनगढ़ंत मनोहर कहानियां। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में आज आप सुनते हैं, उस यूनिवर्सिटी के यही भाई साहब तो फाउंडर थे। 2014 इलेक्शन में फेक न्यूज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये कितना अजीब था, मतलब कांग्रेस ऑलरेडी जनता का भरोसा खो चुकी थी, मुद्दों पे लड़ते तो भी जीत जाते नरेंद्र मोदी, फिर उनके लिए इतना फेक न्यूज सर्कुलेट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर दुनिया में अनोखे थे ये करने वाले या पहले थे। इन पे आगे बात करने से पहले इन्होंने क्या किया और कैसे किया उसको थोड़ा समझते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि प्रशांत किशोर ने क्या गजब का रॉकेट साइंस वाला काम किया था। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से आम इंसान के प्राइवेट डेटा को खरीद के उसके हिसाब से कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट हो रहा था प्राइवेट कंपनियों के हाथों। आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, फेसबुक पे आप क्या लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, क्या मैसेज करते हैं किसी को, किस एक्टर को पसंद करते हैं, किस किस को फॉलो करते हैं, ओशो को या आसाराम को, क्या बात बुरी लगती है आपको, उस डेटा के हिसाब से आपको आपसे बेहतर समझा जा सकता है और फिर उसके हिसाब से आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। ये डेटा का धंधा स्टार्ट किया प्राइवेट कंपनियों ने।
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने, कपड़े, जूते, बैग वगैरह। और फिर एंट्री होती है पॉलिटिकल पार्टियों की। लोगों के प्राइवेट डेटा को खरीदा जाता है फेसबुक वगैरह से, तब फेसबुक ही मेन था। और फिर उस डेटा के बेसिस पे कैंपेन तैयार की जाती है, पर्सनलाइज। आपको कन्विंस करने के लिए गलत सही डेटा दिया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, भड़काया जाएगा। जैसे जब ट्रम्प ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो देखिए उनकी टीम कैसे करती थी। वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलरी क्लिंटन थी। तो जब ये पता होता था कि इस घर में या मोहल्ले में डेमोक्रेटिक वोटर्स ज्यादा हैं, तो ट्रम्प के लोग उस मोहल्ले में कैंपेन में टाइम नहीं गंवाते थे। फिर उनका फोकस हो जाता था हिलरी के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेन करके उस मोहल्ले के लोगों को वोट देने से रोका जाए। जैसे अगर मैं हिलरी को पसंद करता हूँ लेकिन उनके किसी पास डिसीजन को पसंद नहीं करता और सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट लाइक किए हैं या खुद लिखे हैं, तो मुझको उसी पॉइंट पे बार बार ट्रम्प के लोग इतना कन्विंस करेंगे कि लास्ट में बोलूंगा कि छोड़ो यार, सब पॉलिटिशियन एक ही होते हैं, क्या रखा है वोट करने में। और बस हो गया ट्रम्प का पर्पस पूरा, हिलरी का एक वोट खत्म। और ऐसा नहीं था कि ये सब हमको पता नहीं था, सबको पता था, लेकिन सब इसको गलत मानते थे। यूएस में भी जिन लोगों ने ऐसा किया, डेटा खरीदा या बेचा, वो इस बात से इनकार करते हैं। जब न्यूज़पेपर्स ने ये रिपोर्ट किया कि कैसे डेटा का इस्तेमाल किया गया, तो उसको स्कैंडल कहा गया, मतलब हिंदी में कांड। विकिपीडिया पे इस स्कैंडल के लिए एक पूरा पेज है और इतना गलत था वो कि हर किसी ने इसको सिरे से नकारा, झूठ कहा इन रिपोर्ट्स को। फेसबुक ने डेटा चोरी में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी। उनके सीईओ मार्क जकरबर्ग को अप्रैल 2018 में वहां की संसद के सामने गवाही देनी पड़ी। जुलाई 2019 में फेसबुक पे प्राइवेसी ब्रीच करने और यूजर के पर्सनल डेटा को गंभीर खतरे में डालने के लिए वहां की फेडरल ट्रेड कमीशन ने $5 अरब का जुर्माना लगाया। यहाँ के हिसाब से 4.5 खरब रुपए का फाइन, और निगोशिएट करके भी फेसबुक को 63 अरब रुपए फाइन देने पड़े। और 2018 में ही कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, जिस कंपनी ने डेटा खरीदा था फिर उसको पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल किया था, उसने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही डेटा इस तरीके से इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, जो मेन कल्प्रिट थी, उसने क्लेम किया कि उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हेल्प किया था डेटा के इस्तेमाल में। और जब बात हमारे देश की होती है तो किसको इस डेटा के इस्तेमाल करने का मास्टर कहा जाता है? द आंसर इज प्रशांत किशोर। जिस काम के लिए दूसरे देशों में लोगों को सजा हुई, जिसको लोगों ने इनकार किया, जिसके लिए माफी मांगी, अरबों खरबों रुपयों का फाइन देना पड़ा, हमारे यहाँ उस काम का क्रेडिट लेके चौड़ में घूम रहे हैं। फुटेज खा खा के आज देश की राजनीति के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बने बैठे हैं। और बने भी क्यों ना, जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये सब किया, वो क्यों इनको उस काम के लिए सजा देगी या जांच भी करेगी? अभी आप इसके बारे में इनसे पूछिएगा तो ये इनकार कर देंगे, लेकिन फिर आप इनसे ये पूछना कि इनका सारा फुटेज तो यही है ना कि इन्होंने मोदी जी का सोशल मीडिया कैंपेन हैंडल किया 2014 इलेक्शन के लिए। और हुआ क्या था उस सोशल मीडिया कैंपेन में? यही सब ना जो अभी हमने डिस्कस किया। और अगर ये उन्होंने नहीं किया, तब तो फिर ये इस सदी के सबसे बड़े फ्रॉड हुए, जो कि बिना काम किए पिछले 10 सालों से क्रेडिट लिए जा रहे हैं। खैर चलिए, इन्होंने जो करना था किया, लेकिन किसी को तो राजा को नंगा कहना पड़ेगा ना। बट हम कर क्या रहे हैं? हम आज इनकी वाहवाही कर रहे हैं। जिस इंसान को मुंह छिपा के रहना चाहिए, उसको हमारे मीडिया ने बिहार की राजनीति का विकल्प बना रखा है। चलो भाई, वो जीत गया झूठ बोल के, डेटा का गलत इस्तेमाल करके, फेक न्यूज फैला के, तो वो तो चौड़ में रहेगा ही। लेकिन हमें क्या हुआ है? एज ए सोसाइटी, एज ए मीडिया, हम क्यों इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं? इनको जलील करने के बजाय तालियां बजा रहे हैं इनके लिए। पहले लोगों की चोरी पकड़ी जाती थी तो लोग सिर झुका के, आंख बचा के चलते थे। लोग उनको पूरी जिंदगी लानत देते थे। लेकिन ये जीत गए झूठ बोल बोल के, और हम कह रहे हैं कि वाह क्या गजब का काम किया है। अरे भाई, इतना खुलेआम तो जमीर मत बेचिए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत है ये, यहाँ चुनाव होने के बाद जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के एमएलए खरीदने की कोशिश करती है और इसके डर से दूसरा अपने एमएलए को किसी होटल में बंद कर देता है, या सरकार अचानक से गिर जाती है और जो हारा था वो पलटे हुए विधायकों के दम पे सरकार बना लेता है, तो हम पूछते भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जब जनता ने वोट दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो तुम क्यों उसको धन बल से पलटने की कोशिश कर रहे हो? हम और हमसे ज्यादा हमारी मीडिया इस बात का जश्न मनाती है, ऐसा करने वाले की वाहवाही करती है, तालियां बजाती है। अरे वाह, मॉडर्न डे चाणक्य, चाणक्य एट द प्ले। क्या ये है हमारी संस्कृति, जहां हम किसी झूठे फ्रॉड की वाहवाही कर रहे हैं सिर्फ
इसलिए क्योंकि वो जीत गया, फिर तो इसको यह विजयते सह सत्यम बोलना चाहिए। मतलब जो जीतता है वो सच होता है, सत्यमेव जयते नहीं। और जिस संस्कृति को अपराध दिन गाली देते हैं, वहाँ इस गलत को गलत कहा लोगों ने, कार्रवाई की उसके खिलाफ। हमारी तरफ भांड बन के तालियां नहीं बजाई। एनीवे, वापस आते हैं प्रशांत किशोर पे। अभी पिछले कुछ महीनों से इनको हमारी मीडिया ने बिहार का मसीहा बना रखा है। इतना भरोसा तो इनको खुद नहीं है खुद पे, जितना मीडिया बता रही। पता नहीं मीडिया को फंड दिया है या कोई और वजह है, लेकिन इनका पिछले कुछ महीनों में जितना कवरेज हुआ है उतना तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं हुआ। और कवरेज भी देखिए कैसे हो रहा है, एकदम पॉजिटिव। इनसे डेटा पे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये बड़े खुश होकर बताया जा रहा है कि क्या गजब के इंटेलिजेंट है भाई साहब। अरे भाई, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, यही किया है उन्होंने पिछले 15 सालों। आप मुझसे लॉ पे सवाल पूछो तो मैं इंटेलेक्चुअल लगूंगा ही आपको। 15 साल मैंने कोर्ट ही कवर किया है। इनसे बाकी के मुद्दों पे भी पूछ लो कभी कुछ। इन्होंने कह दिया कि ये ना तो अपनी कास्ट पे शर्मिंदा है, ना ही इनको गर्व है इस पे, तो कितनी वाहवाही हुई। लेकिन इनसे पूछना चाहिए था कि ये जिस जाति से आते हैं उसको हमेशा दोष दिया जाता है, जाति प्रथा का, दलित उत्पीड़न का, उस पे इनके क्या विचार हैं? सच कहा जाता है या गलत? अगर सच कहा जाता है तो क्या ये उसके लिए अपनी जाति के बिहाफ पे माफी मांगते हैं? क्योंकि उन प्रथाओं के, उन क्राइम्स के बेनिफिशियरी तो ये भी हैं, जिसको कास्ट प्रिविलेज कहा जाता है। ब्रिटेन से तो बड़ा पूछते हो, और उनके नेताओं ने, वहाँ के राजा तक ने रिग्रेट एक्सप्रेस भी किया है कई मौकों पे पास्ट क्राइम्स के लिए जो उनके एंसेस्टर्स ने कोलोनाइजेशन के दौरान किया। खुद ये भी तो बताएं कि क्या ये माफी मांगते हैं अपने पूर्वजों के क्राइम्स के लिए, जिसकी वजह से ये आज जहाँ है वहाँ है? या अगर ये मानते हैं कि सारी दलित उत्पीड़न की कहानियां झूठ है, मनगढ़ंत है, तो ये भी बोले। क्योंकि जिन लालू यादव को ये फेनोमेना बोलते हैं, उनका सारा जस्टिफिकेशन तो यही दिया जाता है ना कि उन्होंने उन जातिवादी अपराधों से छुटकारा दिलाया। एनीवे, इतना कवरेज देने के बाद जब प्रशांत किशोर ने चोरी चमारी बोला तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसने प्रशांत किशोर जी से माफी मंगवाई। खैर, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे लगा ये मेरी ड्यूटी है कि आपको आपके कैंडिडेट के बारे में बताया जाए। इनके इन अचीवमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं बता दूं, बाकी बातें तो सब बता ही रहे हैं, लेकिन डिसाइड तो आपको ही करना है। बाकी तो चुनाव हो ही रहा है, वोट आपको ही करना है। लेकिन चुनाव के अलावा भी आप सोचिएगा कि एक सभ्य समाज में होने के नाते हम क्या समाज बनाना चाहते हैं, और उस समाज में कौन रोल मॉडल होना चाहिए, कौन लीडर होना चाहिए आपका, और सही गलत की लाइन कहाँ खींचनी है आपको। बाकी तो इलेक्शन आते जाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। आपके व्यूज कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करना है। थैंक यू।